आइए एक बार फिर चलते हैं अपने आगे उसी वीडियो के कंटिन्यू चैनल पे। देखेंगे हम आज कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ में हमारे पास मान लेता हूँ कि मैं एक Q1 चार्ज है, दूसरा एक Q2 चार्ज है जो कि r डिस्टेंस पर एक दूसरे से रखे हुए हैं। अगर इन दोनों पर फोर्स देखें तो यहाँ पर जो फोर्स होता है वो F समानुपाती Q1 Q2 अर्थात दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। और F ही जो यहाँ लग रहा है वो 1/r² 1/r² के समानुपाती होता है। और यहाँ पर हम देखेंगे तो F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन r² हम लिख सकते हैं। इसको अगर लिखेंगे तो F = K एक कॉन्स्टेंट है, Q1 Q2 अपॉन r²। ये जो हमारा फोर्स आता है इसे ही हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स एंड कूलॉम फोर्स। इसे आप कूलॉम फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के नाम से जानते हो। तो यहाँ पे जो K है, K = कूलॉम कांस्टेंट, कूलॉम कांस्टेंट। इसकी जो वैल्यू होती है K = 9 × 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम स्क्वायर होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखें K को हम अगर चाहें तो K = 1/4πε0 भी लिख सकते हैं, where ε0 = निर्वात की वैद्युतशीलता है, निर्वात की वैद्युतशीलता है। तो इस तरह से हम देखेंगे जो यहाँ पर एक बल काम कर रहा है वो दो आवेशों के बीच में कूलॉम बल काम कर रहा है, जब ये दोनों आवेश एक जगह पर फिक्स किए हुए हैं, स्थिर आवेश में रखे गए हैं। चलिए आगे बात करेंगे इसी में। आगे हम देखेंगे इसका जो वेक्टर फॉर्म है वो वेक्टर फॉर्म कैसे निकाला जाता है। वेक्टर फॉर्म निकालने के लिए मैं एक यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूँ आपके लिए। ये आपका y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया, और ये आपका Q1 और ये आपका Q2। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मान लेता हूँ r12 या r21, और इस पर एक फोर्स काम कर रहा है F12, इधर एक फोर्स काम कर रहा है F21। इस डिस्टेंस को मैं मान लेता हूँ r1 वेक्टर और इसे मान लेता हूँ r2 वेक्टर। तो इसमें हमारे पास एक ट्रायंगल है, ये इस ट्रायंगल को मैं पकड़ के चलूँगा तो इसमें मैं क्या लिख सकता हूँ, r21 की अगर वैल्यू लिखूँगा तो आएगी r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, ये आपको मिलती है। इसी प्रकार अगर r12 निकालूँगा तो r1 = r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर, ये दूसरा इक्वेशन आ जाता है। अब इसमें हमें निकालना है फोर्स। जब हम निकालेंगे F21 1 के कारण 2 पर लगने वाला फोर्स = क्या आ जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन r21 का होल ऑफ स्क्वायर। सदिश रूप में लिख रहे हो तो इसलिए r21 का यूनिट वेक्टर। अगर इसी प्रकार मैं लिखूं F12 वेक्टर = क्या लिख सकता हूं, K Q1 Q2 अपॉन r21 का होल ऑफ स्क्वायर इंटू r12 का यूनिट वेक्टर। तो ये दोनों जो फोर्स हमें मिले हैं, ये आप देख सकते हैं कि ये दोनों ही फोर्स, इसमें जो इसकी डिस्टेंस है इसमें r21 है, इसमें r12 है और इसमें r21 है। मीन्स हम ये कह सकते हैं अगर r21 और r12 की वैल्यू यहाँ पुट कर दी जाए तो इसकी नई फॉर्म हमें मिलेगी, वो क्या होगी,
वो होगी F21 वेक्टर इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 इंटू R21 का यूनिट वेक्टर। इसी प्रकार इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो F12 वेक्टर इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, और ये हो जाएगा R12 वेक्टर का यूनिट वेक्टर। तो यहाँ से देख सकते हैं क्या कि अगर यहाँ से हम कॉमन एक टर्म्स के माइनस ले लें तो ये R1 माइनस R2 बन जाएगा, तो हम इसको इसके बराबर माइनस लिख सकते हैं। तो ये आप देख सकते हो क्या कि F21 वेक्टर जो है वो इक्वल होगा माइनस F12 वेक्टर की। तो इससे ये पता चलता है कि यहाँ पर जो दोनों ही फोर्स लग रहे हैं ये एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, और ये दोनों ही इनके एम्पलीट्यूड जो है या परिमाण कह लीजिए वो आपस में बराबर हैं। तो इससे यहाँ पर ये प्रूफ होता है कि जो कूलॉम्स लॉ होता है वो न्यूटन के थर्ड लॉ पर काम करता है। न्यूटन्स कौन सा लॉ? थर्ड लॉ, अर्थात क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर भी आधारित है। तो ये हमने देख लिया कूलॉम बल। कूलॉम बल के बाद में आगे इसी में टॉपिक आता है, उस पर चर्चा करेंगे। हम बात करेंगे विद्युत क्षेत्र की। विद्युत क्षेत्र क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। जब कोई चार्ज कहीं पर रखा हुआ रहता है, उस चार्ज के चारों तरफ एक फील्ड बनता है, और उस फील्ड में अगर हम कोई दूसरा चार्ज लाने का प्रयास करते हैं तो एक बल का अनुभव करता है, और उस बल का अनुभव करने के कारण वहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि पहले से कोई बल लग रहा है। तो आप आज इतना ही पढ़ लेते हैं, फिर अगले वीडियो में हम आपके साथ फिर आएंगे और आपको हम विद्युत क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। तो आप हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ओके। हेलो।